साथियों, जय भीम जिंदाबाद। बहुजन संवाद के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आज शामिल हमारे सभी मेहमानों के साथ ही सभी श्रोताओं का स्वागत है। कुमार जी जिंदाबाद। धन्यवाद डॉक्टर लता जी, डॉक्टर सुनीलम जी। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप लोगों के सौजन्य से गांधी अंबेडकर संवाद की इस 10 दिनों की श्रृंखला में दो बहुत अन्य महत्वपूर्ण संवादियों के साथ बातचीत का मौका मिल रहा है। श्री प्रदीप तमता जी बहुत लोकप्रिय जननायक तो रहे ही हैं, लेकिन विचारशील समाज सुधारक भी हैं, ऐसा मुझे दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक पता चला है। और मंजुला प्रदीप जी भी विचार के स्तर पर इस संवाद में शामिल हो करके जो भारत का आधा हिस्सा है और दुनिया का आधा हिस्सा है उसका एक तरह से न सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रही हैं बल्कि उनका योगदान भी होगा। और ये अगर गांधी और अंबेडकर इस श्रृंखला के आज दर्शक होते तो बहुत प्रसन्न होते, हमारे और प्रदीप जी के होने से कम और मंजुला जी के होने से ज्यादा। क्योंकि हम जब आज बात कर रहे हैं तो कितना बदला हुआ माहौल है इसका ध्यान हमको देना ही पड़ेगा। गांधी और अंबेडकर के बारे में इतने दिनों से, मोटे तौर पर पूना पैक्ट के बाद से आज तक 1932 से 2020 तक हजारों हजार बार चर्चाएं हुई होंगी। उन चर्चाओं में जो हिस्सा लेते हैं और लेते रहे हैं और लेते रहेंगे, उनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। मेरा भी कुछ उद्देश्य है। जैसा आपने बताया, मैं उस पीढ़ी का एक व्यक्ति हूं जिसको अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत पर बहुत गर्व है। लेकिन आजादी के 70 साल में वो देश जो शेर की बहादुरी के साथ आजादी के लिए लड़ा था, वो धीरे धीरे गीदड़ जैसा कायर बनता चला गया। इस देश का मध्यम वर्ग पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के सपनों के साथ कट गया और आज ताकत मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग की साझेदारी के हाथ में है। और दोनों के मन में राजनीतिक अधिकारों के लिए आग्रह तो है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए और आर्थिक न्याय के लिए कोई रुचि नहीं है, बल्कि एक खास तरह का छिपा षड्यंत्र है कि जितना इनको मिला मिला, अब इसके आगे अगर इनको कुछ चाहिए तो वो जाएं और कहीं और देखें, हमारी व्यवस्था में इतना ही उनको मिल सकता है। तो हम आज गांधी और अंबेडकर दोनों के शरण में इसलिए जाते हैं कि उनसे हमको प्रकाश मिले, उनसे हमको दिशा मिले और उनसे हमको समाधान के कुछ सूत्र मिले। लेकिन जब ये चर्चा हम करेंगे तो दो बातों को ख्याल में रखना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, उसके जीवन के 4 पक्ष होते हैं। उसका व्यक्तिगत जीवन होता है, बायोग्राफी। उसका एक विचार आधार होता है, पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, उसकी एक वैचारिकी होती है। कुछ लोगों का विचार पक्ष कोल्हू के बैल की तरह से आंख पर पट्टी बांधे एक खंभे की इर्द गिर्द घूमता रहता सारे जीवन, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। कुछ लोगों का निरंतर विकासशील, नित्य नूतन परिस्थिति के अनुरूप प्रफुल्लित होता है, विकसित होता है, विस्तृत होता है। और तीसरी बात है, हर एक के जीवन की एक कर्मधारा होती है। जैसा जिया वैसा दूसरे उसको जानते हैं। चाहे जो भी मैं सोचता हूं, लेकिन मेरे आचरण में जो है वही दूसरों को दिखाई पड़ता है। तो जीवन यात्रा में उसके कर्म पक्ष का बड़ा महत्व है। और आखिरी बात है रास्ता। हर व्यक्ति किसी न किसी रास्ते से अपनी जिंदगी के सफर को पूरा करता है और करती है, और वो रास्ता आगे भी जाता है, उस व्यक्ति से आगे भी जाता है। जहां उसका शरीर थक जाता है, देहांत हो जाता है, उसके बावजूद जिस रास्ते पर वो चल रहे होते हैं, वो रास्ता आने वाली पीढ़ियों को उनसे जोड़ता है कि देखो ये रास्ता है जिस पर तुम्हारे पुरखे गए थे।
ये बद्री केदार के इलाके के हैं, प्रदीप तमता जी ये जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग पांव से चल करके सारे तीर्थों की यात्रा करते थे, या मक्का मदीना लोग जाते हैं, या जेरूसलम जाते हैं, या वेटिकन जाते हैं। कई लोग रास्ते में गुजर जाते हैं या लौट नहीं पाते, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ियों को मालूम रहता है कि किस रास्ते वो गए थे। तो ये 4 चीजें हैं, व्यक्ति, विचार, कर्म और रास्ता। बड़ी गर्व की बात है कि गांधी और अंबेडकर दोनों के जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, कर्म के स्तर पर, और जो रास्ता वो चले और जो रास्ता उन्होंने छोड़ा या बनाया हमारे लिए, बड़ी दिलचस्प विरासत है। एक और बात आज हम आपके सामने रख करके अपनी बात शुरू करेंगे, वो ये है संदर्भ की। देश काल पात्र का संदर्भ होता है। हम किन लोगों के बीच में, हम किन परिस्थितियों में, यानी हमारा काल क्या था, गुलामी का काल था, आजादी का काल था, परिवर्तन का काल था या प्रतिक्रिया का काल था, तरक्की का काल था या गिरावट का काल था, और देश, हम कहां, किस क्षेत्र में, किस प्रदेश और देश में जन्मे, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम में, पूरब में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, वगैरह वगैरह। तो देश काल पात्र का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और उससे फिर तीनों पक्ष सामने आते हैं। व्यक्ति के जीवन का राजनीतिक पक्ष, उसकी राजनीतिक हैसियत क्या थी, सामाजिक पक्ष, वो किस सामाजिक स्तर का था या थी, और फिर आखिरी बात आर्थिक पक्ष, किन वर्गों का उसका समर्थन था, किन वर्गों से उसकी दूरी थी, किन वर्गों से उसकी मैत्री थी, किन वर्गों से उसकी टकराहट थी। अब इतनी बातें जब हम सामने रखें तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि अंबेडकर और गांधी की तुलना करना कठिन काम है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 19वीं शताब्दी के आखिरी दौर की संतान थे। महात्मा गांधी 1869 में एक छोटे सामंती राज में जन्मे थे, और वो खानदानी दृष्टि से हुकूमत का हिस्सा थे। उनके परदादा प्रधानमंत्री रह चुके थे, बाबा रह चुके थे, पिता भी प्रधानमंत्री थे, और वो एक नहीं 2 रियासतों के प्रधानमंत्री हुए थे। दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर अपने पूरी वंश परंपरा के पहले सुशिक्षित व्यक्ति थे। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, और वो खुद सेना की छावनी में जन्मे, पले और बड़े हुए। और उसके बाद फिर शिक्षा की दृष्टि से भी दोनों की अलग अलग परिस्थितियां थी। गांधी जी स्कूल के जमाने से ही शिक्षा में बहुत प्रवीण नहीं थे। वो खुद कहते हैं कि मैं बड़ा मेधावी नहीं था, तेजस्वी नहीं था, न पढ़ाई के मैदान में न खेल के मैदान में। उनको टीचर ने, उनको केटली की स्पेलिंग नहीं आती थी, KETTLE, वो गलत लिख रहे थे। टीचर ने ठोकर लगा के कहा कि बगल वाले से देख करके सुधार लो, नंबर बिगड़ जाएंगे। उन्होंने कहा ये केटली कैसी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं चोरी से झूठ करके नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। खेल के मैदान में वो बाकी मित्रों की प्रतिभा और क्षमता से घबरा के किनारे बैठे रहते थे, और दूसरों के दौड़ने खेलने को लेकर के बहुत कुंठित महसूस करते थे। लिखावट उनकी ऐसी थी, खुद पढ़ें और खुदा पढ़ें, बीच में कोई समझ नहीं पाता था कि क्या लिखा है इस आदमी ने। और पढ़ाई इंटरमीडिएट के बाद वो देश में नहीं पढ़ना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे। और विदेश जाने में उनकी जाति की पंचायत ने, मोड बढ़िया पंचायत ने उनको जाति निकाला कर दिया। और गांधी की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन गांधी का संकल्प का बल देखिए कि उन्होंने कहा तुम्हारी जाति पंचायत तुम अपने पास रखो, हमको जाति से निकालो या ना निकालो, हम पढ़ने जाएंगे। आज सारे बनिया समाज को लगता है कि वो हमारे कुल गौरव थे, लेकिन जब गांधी खुद अपने स्कूली जीवन से आगे बढ़ना चाहते थे तो उनको बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा, जाति पंचायत का। लेकिन गांधी जी की तुलना में बाबा साहब अंबेडकर बहुत तेजस्वी थे, इतने मेधावी थे कि उनके ब्राह्मण शिक्षकों ने भी उनको अपने पुत्रवत स्नेह दिया था। आगे की पढ़ाई के लिए उनको बड़ौदा के महाराज से वजीफा मिला था, और वो दुनिया के 3 बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सुअवसर पा सके थे।
गांधी जी जब इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनको फ्रेंच नहीं आती थी, विदेशी कपड़े पहनने का उनको शौक था, वो नहीं था, और मित्रता भी उनकी बड़ी सीमित थी। तो उन्होंने डांस सीखने की कोशिश की, कुछ नहीं कर पाए, फ्रेंच सीखने की कोशिश कहीं नहीं कर पाए, घर से पैसा मंगा के विदेशी कपड़े तो सिलवा लिए, लेकिन उनकी कोई खास मैत्री दायरा बन नहीं पाया। बाबा साहब अम्बेडकर दूसरी तरफ मेधावी और तेजस्वी होने के कारण अमेरिकी विश्वविद्यालय में भी, कोलंबिया में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन में जहां थे वहां उनकी तेजस्विता की धाक थी और बहुत ही बड़े मनीषियों से उनको मिलने, उनसे प्रभावित होने और उनके साथ जीवन पर्यंत एक बौद्धिक संवाद का रिश्ता बनाने का अवसर मिला। आप गांधी जी की आत्मकथा में पढ़ेंगी, सारा विवरण उन्होंने दे रखा है, लेकिन उनको अपने शिक्षकों का, जो इंग्लैंड में जिन्होंने उनको पढ़ाया, किसी के नाम का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व के आदमी थे। हाँ, वो उस समय शाकाहारी, खोज करके इंग्लैंड में उस जमाने में उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली और उसमें कुछ 2-4 लेख भी लिखे और वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों के संपर्क में आए और उनकी मदद से उन्होंने अंग्रेजी में महात्मा बुद्ध की जीवनी को पढ़ा। ये उनका आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर था। बाबा साहब दूसरी तरफ शुरू से जो जीवन उनको जीने को मिला, अभिशप्त जीवन जाति प्रथा के कारण, उसको लेकर के वो हिंदू धर्म की समीक्षा में प्रवृत्त हुए। धर्म के बारे में, जाति के बारे में, छुआछूत के बारे में अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने गहरा अध्ययन किया, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया, संस्कृत में प्रवीण थे। गांधी जी की यह भी दिक्कत थी, संस्कृत में भी कमजोर थे, हिंदी तो कमजोर थी ही, अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी और गुजराती सबसे अच्छी थी। बाबा साहब अलग तरह के एक विद्वान थे, जिनके जन्म का तो दुर्भाग्य था लेकिन शिक्षा का सौभाग्य था। ये दो अलग अलग पीढ़ियों के लोग थे, इनमें 20 बरस से ज्यादा उम्र का अंतर था। लेकिन गांधी जी की जीवन यात्रा में जैसे नीचे से ऊपर उठता हुआ एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, जो इंग्लैंड से पढ़ के आने के बावजूद कोई रोजगार उसको नहीं मिलता, वो नौकरी की तलाश में प्रवासी बनने को मजबूर होता है। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, एक मुस्लिम व्यापारी के कारिंदा बन के। मुस्लिम व्यापारी की मदद से उनको इस्लाम का परिचय मिलता है, फिर वहीं पर उनको कुछ ईसाई मित्र मिल जाते हैं और धीरे धीरे करके एक यहूदी मित्र कालेनबाग भी मिलते हैं। फिर वो आकस्मिक तौर पर रस्किन से परिचित होते हैं। ट्रेन का सफर था, मित्र ने कहा कि रास्ता लंबा है, पढ़ने के लिए छोटी किताब देता हूं, पढ़ लेना, और उस किताब को पढ़ने से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। बाबा साहब की कहानी बिल्कुल अलग है। जैसे एक मनीषी, बुद्धिजीवी व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता या करती है, ऐसे उन्होंने ग्रेजुएट स्टडीज में अध्ययन किया, शोध के टर्म पेपर लिखे, निबंध लिखे और इतनी गहराई थी उसमें कि थे तो वो एमए के एक कोर्स का पेपर, लेकिन आज भी उनका महत्व है, बार बार वो छापे और पढ़े जाते हैं। अब मैं आता हूं दूसरे पक्ष के बारे में। निजी जीवन में गांधी जी बहुत ही समृद्ध निजी जीवन के स्वामी थे। उनकी पत्नी कस्तूरबा उनकी जीवन संगिनी आखिरी दिनों तक रहीं। उनकी मौत गांधी के आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की गिरफ्तारी में आगा खां जेल में हुई। यानी उनका लगभग 60 साल का दाम्पत्य जीवन था। बाबा साहब अम्बेडकर का निजी जीवन बहुत ही विषादमय था। बाल विवाह दोनों का हुआ था, लेकिन बाबा साहब की धर्मपत्नी ज्यादा दिन उनकी संगिनी नहीं रही। कुछ समय जब तक वो जीवित रही, उस समय बाबा साहब प्रवास में थे और लौटे तो उनका कुछ ही दिनों में निधन हो गया। और उसके बाद उनकी शादी 1948-49 में डॉक्टर कबीर के साथ हुई। एक बड़ा अवसाद का निजी जीवन था। और दूसरी तरफ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गांधी ने धीरे धीरे करके आश्रम जीवन की मर्यादा के आधार पर अपने को एक ऐसे जीवन में प्रवेश किया जो आध्यात्मिकता से सराबोर था। सुबह की प्रार्थना से शुरू करते थे और दिन भर की दिनचर्या के बाद शाम की प्रार्थना से जीवन का क्रम, दैनिक क्रम पूरा होता था। बाबा साहब को ऐसा आध्यात्मिक एकांत, आध्यात्मिक सहयोग
आध्यात्मिक उत्कर्ष का अवसर नहीं मिला। दूसरी तरफ गांधी का जीवन लगातार राज्य सत्ता से टकराने में बीता। वो एक दिन के लिए भी किसी सरकारी पद पर न तो चुनाव लड़े और न किसी पद पर रहे। संगठन के स्तर पर भी कुल मिला के एक बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में, और उसके बाद उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक महिला माता सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी कांग्रेस के आजीवन सदस्य रहे। 1934 में उन्होंने दलित सवाल पर जब कांग्रेस छोड़ी तो भी कांग्रेसियों ने उनको नहीं छोड़ा, और इसीलिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जब उन्होंने निर्णय लिया तो कांग्रेस के लोगों ने उनके पीछे चल के बरसों बरस अपनी जवानी जेल में खपा दी। ये उनका सौभाग्य था कि उनके पास संगठन शक्ति थी, और जितने संगठन उन्होंने बनाए वो सब टिकाऊ रहे। कई तो उनके मरने के बरसों बाद विनोबा जयप्रकाश की अगुवाई में चलते रहे। आज भी कई संगठन चल रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का इतना सौभाग्य नहीं था। उन्होंने संगठन बनाने की कई कोशिश की, जैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाई, उन्होंने मूक नायक साप्ताहिक 1920 में निकाला, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1946 में बनाया, लेकिन ये सारे संगठन दीर्घजीवी नहीं हो सके। सहयोगियों के स्तर पर भी बाबा साहब को अपनी दूसरी तीसरी चौथी कतार बनाने में बड़ी दिक्कत आई, और जिसको उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में विषाद के साथ स्मरण भी किया। कहा कि लोग आते गए, साथ कुछ चले, फिर साथ छोड़ करके अपने अपने हितों की रक्षा में चले गए, आंदोलन में टिके नहीं। दूसरी तरफ गांधी के पास इसके विपरीत लगातार लोगों की श्रृंखला बढ़ती गई। हर आंदोलन में उनके अनुयायी बढ़ते गए, और धीरे धीरे गांधी अपने जीवन काल में ही एक मामूली और सफल बैरिस्टर से महात्मा की पदवी धारण कर लिया, और नेताजी सुभाष बोस ने तो उनको राष्ट्रपिता भी कह दिया। बाबा साहब अंबेडकर का बिल्कुल उल्टा पक्ष चला। वो राज्य सत्ता के साथ जुड़े रहे। शुरू में उनको नॉमिनेटेड मेंबर बनाया गया महाराष्ट्र की तब की बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल का। फिर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उनको नॉमिनेट किया कि ये दलित समाज के प्रवक्ताओं में से एक रहेंगे। और फिर वायसराय की काउंसिल के मेंबर रहे, और वो अकेले भारतीय थे जो अंग्रेजी राज की वायसराय की काउंसिल के मेंबर तो थे ही, लेबर मिनिस्टर थे। फिर जो पहली भारत की आजाद सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री में, उसमें भी मिनिस्टर बने, और 1951 तक मिनिस्टर रहे। और उनका राज्य सत्ता के संचालन का बड़ा सघन अनुभव था। उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्होंने भारत के संविधान निर्माता समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किया। और आज भी बाबा साहब की जितनी तस्वीरें मिलेंगी, गांधी की मूर्ति में तो एक लाठी हाथ में है जो सत्याग्रह की लाठी है, बाबा साहब के हाथ में भारतीय संविधान की किताब बड़े सम्मान के साथ दिखाई जाती है। तो जीवन के ये दो अलग अलग दायरों में बहुत ऐतिहासिक सघन योगदान करने वाले महानायकों की कथा है, लेकिन इनको मिला के चलना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, कारण एक जरूर था, बाबा साहब और गांधी जी दोनों के मन में भारतीय समाज व्यवस्था के कुरूप अस्वस्थ हालात को लेकर के भयंकर नाराजगी और शर्म थी। गांधी में शर्म ज्यादा थी और अंबेडकर में नाराजगी ज्यादा थी, लेकिन अंबेडकर में भी शर्म थी और गांधी में भी नाराजगी थी। और इसके लिए उन्होंने दो रास्ते अपनाए। गांधी जी का रास्ता सामुदायिक जीवन में और निजी जीवन में एक तारतम्य बनाते हुए प्रयोगों का और परिवर्तन का था। इसके लिए उन्होंने अपने आश्रम में जाति विहीन एक माहौल बनाया, और उनके आश्रम के शिक्षकों में एक दलित दंपति भी था। उन्होंने एक दलित कन्या को अपनी बेटी बनाया और उसका ब्याह कराया, उसको बड़ा किया, लक्ष्मी बहन को। और गांधी जी ने अपने निजी प्रयोगों को समुदाय में फैलाने के लिए बहुत अपमान भी सहा। जगह जगह उन पर पथराव हुआ, उनकी हत्या की कोशिश हुई। कम लोगों को मालूम है कि गांधी की हत्या की कोशिश पहली और आखिरी बार 1948 30 जनवरी को नहीं हुई थी। उससे पहले पूना में उनकी हत्या की कोशिश, उनकी कार पर बम फेंका गया था 1937 में। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े दोष और रोग छुआछूत के खिलाफ मंदिरों को खुलवा रहे थे।
और सनातन धर्म महासभा जैसे मंचों ने उनका विरोध किया और कहा कि ये तो हिंदू धर्म का नाश करेंगे। और उन्होंने यहां तक जाकर के बगावत की, कहा कि अगर शास्त्रों में भी लिखा है छुआछूत के पक्ष में और शंकराचार्य भी बोलते हैं तो मैं ऐसे धर्म के खिलाफ बगावत करने को मजबूर हो जाऊंगा। तो गांधी जी अपने निजी जीवन के प्रयोगों के आधार पर सामुदायिक परिवर्तन के प्रयास में लगे हुए एक समाज सुधारक का नाम है। उन्होंने राज्य सत्ता पर बहुत भरोसा नहीं किया। उसका कारण एक ये भी था कि गांधी जी के जमाने की जो राज सत्ता थी वो बेहद परदेशी थी, विदेशी थी। उससे न्याय की आशा करना ब्रिटिश पार्लियामेंट से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई के दौरान ही छोड़ दिया था और वो अभ्यास उनका 20 बरस का था। बाबा साहब अंबेडकर दूसरी तरफ ऐसी पीढ़ी के मनीषी थे, संविधान विशेषज्ञ थे, जो परिवर्तन का समय था और उनकी आंख के आगे अमेरिका और इंग्लैंड में और उसके बाद भारत में भी कई बड़े सुधार हुए। जैसे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें मतदान का अधिकार फैलाया गया, उसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और 1946 का चुनाव जो संविधान सभा का चुनाव था, भारतीयों को अपूर्व अवसर मिला कि अपने प्रतिनिधि चुनो और अपना संविधान खुद बनाओ। ये सब चीजें गांधी की कल्पना के भी दायरे के बाहर थी, इसलिए इनकी तुलना करना ठीक नहीं होगा। हाँ, समानता उनकी लक्ष्यों की थी, बेहतर समाज, मानवीय समाज, और दोनों के केंद्र में एक ही तथ्य था, मानव। वो दोनों, गांधी भी और अंबेडकर जी भी, मनुष्य को जाति, रंग भेद, वर्ण भेद और लिंग भेद के आधार पर बांटने के सख्त खिलाफ थे। वो मानव की मैत्री, मानव की करुणा, मानव की गरिमा, इसके सिपाही थे। इस माने में दोनों एक ही परंपरा के दो महानायक थे, लेकिन दोनों का काल अलग था, दोनों का संदर्भ अलग था। गांधी को आज भी दुनिया में लोग और भारत में खास तौर पर स्वराज का शिल्पी मानते हैं। उनको हम लोग कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, क्योंकि 1921 से 1946 के बीच में गांधी ने कई बरस जेलों में काटे। अकेले नहीं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने मित्रों, अनुयायियों, समर्थकों के साथ हजारों हजार लोग 1921 से 1946 के बीच में बार बार, देश का कोई जिला नहीं बचा, कोई कोना नहीं बचा जहां सत्याग्रही पैदा नहीं हुए। कस्बे कस्बे के गांधी पैदा हो गए। बाबा साहब अंबेडकर जेल की राजनीति के बाद की पीढ़ी के नायक थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की जिंदगी में 1922 के महा जल सत्याग्रह से लेकर के 1956 के धर्म परिवर्तन तक लगातार एक राक्षस से लड़ने की कहानी है। और वो राक्षस था जाति प्रथा, जाति व्यवस्था। और इसमें बाबा साहब के साथ टिकाऊ तरीके से लड़ने वाले कम रहे। छोटी सी सेना से लड़ने वाले एक महावीर की तरह से बाबा साहब की कहानी को हमको देखना चाहिए। गांधी को अगर आप कहेंगे कि जन संघर्षों का महानायक, तो बाबा साहब एक माने में सामाजिक क्रांतिकारी, जो गुरिल्ला शैली में कभी इस मोर्चे पर, कभी उस मोर्चे पर, कभी पानी का सवाल, कभी मंदिर का सवाल, कभी आरक्षण का सवाल, अलग अलग सवालों पर लड़ते थे, घायल होते थे, कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे, कभी बीच बीच के समझौते होते थे जैसे पूना पैक्ट, और फिर अगली लड़ाई की तैयारी करते थे। गांधी के लिए राजनीतिक स्वराज सभी प्रश्नों के समाधान की शुरुआत महाकुंजी थी। बाबा साहब के लिए इसके विपरीत सामाजिक जीवन में अन्यायों का खात्मा पहला कदम होना चाहिए था। और इस अंतर के कारण दोनों के रणनीति में फर्क था। गांधी जी भी अंग्रेज को या विदेशी राज को और देशी राजे रजवाड़ों को अनुचित मानते थे, उनको हटाना चाहते थे, और जाति प्रथा को भी हटाना चाहते थे। लेकिन गांधी ने जाति पर हमला बाद के दिनों में किया। अंबेडकर ने शुरू से ही अंग्रेजी राज को भी गलत माना और जाति को भी गलत माना। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको दो में से एक को, जो ज्यादा प्रबल दुश्मन है, उसको चुनना है। हम हर मोर्चे पर एक साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो चलो अंग्रेजी राज को अभी बाद में देखेंगे, पहले जाति प्रथा को देखें, जो ज्यादा बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मरण तक लगातार दमन, अपमान, वंचना को पैदा करता है। इसलिए
जब आप मूल्यांकन करें तो आपको देखना यही होगा कि गांधी और अंबेडकर दो अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे थे, लेकिन वो एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में आज दिखाई पड़ते हैं। ये अजीब बात है कि अपने जीवन काल में गांधी और अंबेडकर अक्सर प्रतिवादी के रूप में मिले, एक के पक्ष को दूसरा पसंद नहीं करता था। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों को लेकर के आलोचना की, और जो उनका प्रतिष्ठित भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1937 वाला, उसमें उन्होंने कहा कि महात्मा तो बहुत आए, गांधी भी महात्मा है और उनकी जाति के खिलाफ लड़ाई में कोई शक नहीं है, लेकिन महात्मा आए और गए, जाति व्यवस्था बनी हुई है। और हिंदू धर्म में जाति अगर खत्म होगी तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। गांधी जी इसके विपरीत मानते थे। शुरुआती दिनों में 1920 से लेकर के 1932-33 तक, जब तक कि वो अपनी दलित चेतना यात्रा पर नहीं निकले 1934 में बाबा साहब अंबेडकर की चेतावनी के बाद, कोई 14 बरस उन्होंने सहभोजन का समर्थन नहीं किया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन नहीं किया और जाति के उन्मूलन के बारे में कम बोले, अस्पृश्यता उन्मूलन पर ज्यादा बोले। लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के निकट पहुंचे, और वहां जीवन का भी अंतर था, एक शहरी परिवार में जन्मे थे, वैश्य परिवार के युवक थे, विदेश में शिक्षा थी, 20 बरस विदेश में थे, ग्रामीण भारत का सच उन्होंने अपनी आंख से पहली बार 1916-17 में जब वो चंपारण में गए तब उनको दिखाई पड़ा। गांव की गरीबी और गांव का अंधकारमय जीवन, जिसमें जाति प्रथा और पर्दा प्रथा दोनों का भयंकर रूप, और फिर धीरे धीरे उनकी चेतना में ये बातें आई। लेकिन वो जानते थे कि अंग्रेजों के कानून से अगर जाति प्रथा का उन्मूलन होना था तो अंग्रेजी राज तो 1860 से चल रहा था, विक्टोरिया रानी थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी। कितना जाति पर हमला किया अंग्रेजी राज में? नहीं किया। सेंसस के जरिए उन्होंने जाति को और मजबूत किया। तो वो चाहते थे कि समुदाय में परिवर्तन हो, मंदिर में परिवर्तन हो, आस्था में परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्तन हो। और 1934 से 1946 के बीच में 12 वर्षों में वो लगातार इस प्रश्न के अध्ययन में लगे रहे और फिर इस नतीजे पर पहुंचे भारत छोड़ो आंदोलन की जेल से निकलने के बाद कि जाति व्यवस्था का समाधान अंतरजातीय विवाह है। जब तक सजातीय विवाह चलता रहेगा, जाति प्रथा मायावी राक्षस की तरह से बार बार जन्म लेती रहेगी। और गांधी जी ने फिर ऐसे विवाह में जाने से इनकार करना शुरू किया जिसमें पति पत्नी में से एक पक्ष दलित ना हो। और इसमें उनको अपने अति प्रिय सचिव नारायण देसाई, जेल में मौत हुई, उस नारायण देसाई, उस महादेव देसाई का एकमात्र बेटा नारायण देसाई, उसके विवाह में भी जाने से उन्होंने इनकार किया और कहा, चिट्ठी लिखी कि देखो मैंने संकल्प लिया, तुम चूंकि एक सवर्ण से शादी कर रहे हो इसलिए मेरे आशीर्वाद तो है, लेकिन मैं तुम्हारे विवाह में नहीं आ सकता। इतनी कठोरता उन्होंने अपने ऊपर लगाई। और दलित प्रश्न के समाधान के लिए अपने आश्रम में जब उन्होंने एक दलित दंपति को प्रवेश दिया तो शहर से चंदा आना बंद हो गया। कहा ये क्या पाप कर रहा है आदमी, इसको कौन चंदा देगा। चंदा आना ही नहीं बंद हुआ। उनकी बड़ी बहन जो माता समान थी, रलिया बहन, उन्होंने कहा कि और सब तो ठीक था, लेकिन अब दलित का बनाया खाना तुम हमको खिलाओगे इस उम्र में, हम ये खाना नहीं खा पाएंगे। और जब रलिया बहन ने खाना नहीं खाया तो कस्तूरबा ने भी उस दिन उपवास रखा और गांधी को तो समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने अपनी माता तुल्य रलिया बहन से कहा कि आपको इस आश्रम में रहने के लिए इस आश्रम की नियमावली माननी होगी और उसमें जाति भेद पूरी तरह से वर्जित है। रलिया बहन ने कहा कि इस उम्र में मैं नहीं इसको मानूंगी, मैं इनको प्रेम करती हूँ, इनके प्रति मेरी मैत्री करुणा है, लेकिन मैं इनका बनाया नहीं खा सकती, लोग क्या कहेंगे। तो गांधी ने कहा फिर आपको आश्रम छोड़ना पड़ेगा। रलिया बहन ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। और रलिया बहन के जाने पर कस्तूरबा ने भी कहा कि जहां दीदी जा रही वहीं हमको भी जाना पड़ेगा, तुम अपने इस आश्रम के साथ रहो। और फिर धीरे धीरे आश्रम वासियों ने सबने छोड़ दिया। फिर भी गांधी ने अपनी बहन को निकाला, अपनी पत्नी को निकाला, लेकिन दलित प्रश्न पर समझौता निजी जीवन में नहीं किया। अब ये सारी कहानियां कहने का आशय यही है कि गांधी का काम करने की पद्धति, जो मैंने कहा गांधी मार्ग, वो था कथनी और करनी में एकता। और कथनी और करनी की एकता के साथ ही
समुदाय में उसका स्वीकार। वो जानते थे कि जीवन राज्य सत्ता से नहीं चलता, समुदाय सत्ता से चलता है। और आज 70 साल बाद हम देख रहे हैं कि आज भी अंतरजातीय विवाह होने पर पीट पीट करके हत्या की जाती है। गांव में कुएं का पानी अभी भी ब्राह्मण का अलग है, ठाकुर का अलग है और दलित का अलग है। मुखिया बनने के बावजूद राष्ट्रीय झंडा फहराने पर दलित स्त्री या पुरुष की पिटाई होती है। ये जहां के प्रदीप हैं, इनके इलाके में कफलटा में घोड़ा हमारा, बारात हमारी, और उस पर बैठने के लिए घोड़े से खींच करके दूल्हे की हत्या कर दी गई। क्योंकि दलित घोड़े पर कैसे चढ़ेगा, दलित मूछ कैसे रखेगा, दलित छाता कैसे लगाएगा, दलित जूता कैसे पहनेगा। आज भी 65% भारत गांव में है और ग्रामीण भारत में जाति का सवाल दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बहुत कठोरता से हमको परेशान करता है। और कानून बिल्कुल साफ लिखे हैं, सुंदर अक्षर में, सुंदर शब्दों में लिखे हैं, लेकिन उन कानूनों का दिल्ली में तो असर है लेकिन गाजियाबाद में नहीं है। और गाजियाबाद से जब गांव की तरफ जाइए, हरियाणा के गांव में, पंजाब के गांव में, मध्य प्रदेश के गांव में, तो वहां तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। गांधी इसी का समाधान खोज रहे थे। बाबा साहब कानून वेत्ता थे, विश्व राजनीति और अर्थशास्त्र के जानकार थे, समाज शास्त्र के विद्यार्थी थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका मानना यह था कि समाज में आधुनिक दौर में राज्य सत्ता के पास बहुत ताकत है, वो धर्म सत्ता को भी अपने अंकुश में रखती है, इसलिए राज्य सत्ता पर हमको प्रभाव डालना पड़ेगा। पहले उन्होंने अपने तरीके। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि ये तो आपको तो बिल्कुल सुनने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है। 1 घंटा 1.5 घंटा भी खत्म करता हूँ और 2 मिनट में, क्योंकि मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं प्रदीप जी और मंजुला जी को सुनूं और फिर आप दोनों को सुनूं। तो 2 मिनट में मुझे कहना 3 सवाल हैं नई पीढ़ी के सामने। पहला सवाल कि अन्यायों से लड़ने के लिए हमारे बीच में प्रकाश का स्तंभ कहाँ है। गांधी से अगर अन्याय से लड़ने की प्रेरणा मिलती है तो अंबेडकरवादियों के लिए भी गांधी एक प्रासंगिक संदर्भ व्यक्तित्व हैं। उनका जीवन, उनका विचार, उनका कर्म और उनका रास्ता। और जो गांधी मार्गी, उनको पूछना है कि गांधी ने अपना जीवन आखिरी 1.5 दशक जिस अस्पृश्यता उन्मूलन और जाति प्रथा उन्मूलन के लिए लगाया, उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर से आपको कुछ ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? अगर मिलती है तो आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर उतने ही स्मरणीय और प्रेरणा पुरुष होने चाहिए जितने आप गांधी को मानते हैं। अब बचे मार्क्सवादी, लोहियावादी और अन्य परिवर्तनवादी, महिलावादी और अन्य परिवर्तनवादी। उनसे मैं जानना चाहता हूं कि तमाम परिवर्तनों के बावजूद क्या भारत में जाति विहीन समाज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं या जाति मजबूत हो रही है? अगर जाति मजबूत हो रही है तो उसका रसायन कहाँ मिलेगा जो जाति को कमजोर करे? चुनाव में तो नहीं मिलेगा। हर चुनाव के बाद जाति और मजबूत हो रही है। पहले तो सवर्णों के बीच में जाति तोड़ने का कुछ आग्रह भी था, अब तो मध्यम जातियों और दलित समाज में भी अपनी जाति की अस्मिता को लेकर के एक विशेष आग्रह है और मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण होने पर गर्व है तो दलित को दलित होने पर क्यों शर्म होनी चाहिए? और यादव को अपने पुरखों की कहानी पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? और कुर्मी को और मराठा को और रेड्डी को और काम्मा को? तो जाति से बाहर भारत को निकालने के लिए हम क्या करें? बाबा साहब अंबेडकर का यह मानना था कि या तो जाति रहेगी या जनतंत्र रहेगा, और हम देख रहे हैं एक अजीब बात, जाति भी है और जनतंत्र भी है। और गांधी का मानना था कि अगर जाति व्यवस्था चली तो हिंदू धर्म नहीं रहेगा, और हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म का भी एक अलग अजीब किस्म का रूप सामने आया है जिसमें छिपा हुआ जाति आग्रह लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे दौर में गांधी अंबेडकर का जो योगदान है, उनका जो विचार है, उसको मिला करके ही आगे के लिए प्रकाश मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। आपने इस संवाद को बनाया, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सुनीलम जी, लता जी, मंजुला जी और प्रदीप जी की पीढ़ी को कहूंगा कि आने वाले दिनों में आप और हम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह गांधी अंबेडकर ट्रस्ट बना के काम करें, क्योंकि हम अगर गांधी को छोड़ेंगे
तो प्रकाश का एक पुंज आप अपने आप छोड़ देते हैं। अंबेडकर को छोड़ेंगे तो परिवर्तन की एक बड़ी जबरदस्त धारा को आपने छोड़ दिया। प्रकाश भी चाहिए, प्रवाह भी चाहिए, और इसलिए जगह जगह गांधी अंबेडकर ट्रस्ट की जरूरत है, संवाद की जरूरत। जितने गांधी अध्ययन केंद्र हैं विश्वविद्यालयों में, जितने अंबेडकर अध्ययन केंद्र हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि खाली गांधी गांधी या अंबेडकर अंबेडकर न करें, आवे न्याय के सवाल पर, मैत्री के सवाल पर, करुणा के सवाल पर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के सवाल पर। तब आप देखेंगे कि बिना गांधी विमर्श और अंबेडकर विमर्श का संयोग किए आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। आपको बहुत धन्यवाद।